हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना और उप विषय है भूगोल। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 59 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कक्षा लिखेंगे। तो आज का कक्षा है 6, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है हमारा देश भारत। ठीक है, उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में भूगोल विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र हमारा देश भारत से संबंधित तथ्यों घटनाओं आदि में रुचि ले सकेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र हमारा देश भारत की संपूर्ण जानकारी जानने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र हमारा देश भारत की स्थिति के बारे में जानने में सक्षम होंगे। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा हमारा देश भारत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में
क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जयपुर। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? जयपुर। अब इस जयपुर शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं राजस्थान राज्य की। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, राजस्थान राज्य किस देश में स्थित है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं हमारा देश भारत में। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, हमारा देश भारत की स्थिति कैसी है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत हमारा देश भारत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। और दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हमारा देश भारत, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखाती है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे हमारा देश भारत। पहला पॉइंट में लिखेंगे भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे भारत का क्षेत्रफल 32.8
लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारत की पूर्व दिशा में। ठीक है। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, भारत की स्थिति बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपके कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भारत की स्थिति और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। ठीक है। देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे भारत की स्थिति। पहला पॉइंट में लिखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कर्क रेखा 23 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 2 घंटे का। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, भारत देश का विभाजन किस प्रकार हुई है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर
छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले आंध्र प्रदेश राज्य का एक भाग था। भारत का राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। पहला पॉइंट में लिखेंगे भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे भारत का राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भौतिक विभाजन, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमजोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे भौतिक विभाजन। पहला पॉइंट में लिखेंगे भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमजोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, किसे दक्षिणी हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं शिवालिक। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, हिमालय का क्या मतलब होता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बर्फ का घर। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान न भटके। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है?
उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, महान भारतीय मरुस्थल यानी कि थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। उसके बाद दूसरा प्रश्न करते हैं, दक्षिण के पठार का आकार कैसा है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।